दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ शब्दों का खेल होता है तो आज की खबर सुनकर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। हाल ही में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लायन ने डावोस में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स तो कहा ही, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि उन्होंने भारत को एक देश नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहा। Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. जी हाँ, आपने सही सुना, कॉन्टिनेंट। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक स्लिप ऑफ टंग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है। यानी कि पॉलिटिकल मैप में नहीं लेकिन इकोनॉमिक पावर के लेवल पर इंडिया को एक पूरे महाद्वीप की कैटेगरी में रख दिया गया है। रिपब्लिक डे से ठीक पहले की ये कहानी है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ परेड या मेहमानों की नहीं बल्कि उस ट्रेड डील की है जिसे दोनों तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अर्सुला ने कहा कि भारत के साथ होने वाला व्यापार समझौता 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा, जो दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा होगा। और फिर उन्होंने इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट डायनेमिक कॉन्टिनेंट्स कहा। ये गलती नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक संकेत है कि यूरोप इंडिया को कितनी अहमियत दे रहा है। अब सोचिए, एक तरफ भारत को अक्सर ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्री, इमर्जिंग मार्केट जैसे टैग से देखा जाता रहा, वहीं दूसरी तरफ यूरोप की सबसे बड़ी नीति निर्माता पब्लिकली ये मैसेज दे रही हैं कि भारत अपने आप में एक पूरा कॉन्टिनेंट लेवल ग्रोथ सेंटर है। ये डील कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है ना। भारत और ईयू के बीच व्यापार को लेकर के बातचीत जो है वो तो साल 2007 से चली आ रही है। करीब 2 दशकों का इंतजार। 2013 में बातचीत रुक गई थी जब यूपीए थी, फिर जुलाई 2022 में दोबारा हुई और अब 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे पर एफटीए पे साइन होने वाला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करार दिया है। इस डील की टाइमिंग भी अपने आप में एक पूरी स्टोरी है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका के साथ भारत का पुराना एफटीए वाला सपना बार बार आगे खिसकता जा रहा है और उधर वॉशिंगटन की पॉलिसी पहले से ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट होती दिखाई दे रही है। हाल के महीनों में यूएस ने यूरोप पर ग्रीनलैंड को लेकर जो हाई टैरिफ की धमकियां दी हैं और इंडियन गुड्स पर भी 50% तक ड्यूटी लगाने की बात सामने आई है, जिसे एक्सपोर्ट्स पर बड़ा प्रेशर बना है। यूरोप के सामने भी वही दिक्कत है, एक तरफ अमेरिका के साथ टकराव, दूसरी तरफ चीन पर ओवर डिपेंडेंसी। ऐसे में भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील जैसा बड़ा एग्रीमेंट उनके लिए भी सेफ्टी नेट और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दोनों बन सकता है। लेकिन अचानक इतनी तेजी क्यों आई? पहला कारण, डोनाल्ड ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अमेरिका ने भारत पर अगस्त से 50% तक ड्यूटी लगा रखी है और ईयू पर भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर हाई टैरिफ की धमकी दी है। दूसरा बड़ा कारण है चाइना। दोनों देशों की एक तरीके से साझा चुनौती। भारत को सोलर एनर्जी में और ईयू को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में चाइना के डोमिनेंस से निपटना है। इस डील से भारत को टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, जेम्स और ज्वेलरी में मार्केट एक्सेस तो मिलेगा, जबकि ईयू को ऑटोमोबाइल्स और बेवरेजेस के लिए भारतीय बाजार खुलेगा। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि 24 चैप्टर्स में से 20 पर ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, मतलब लगभग हो गई। अब जरा डील के अंदर झांकते हैं कि किसको क्या चाहिए। भारत की तरफ से साफ फोकस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर है। टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स जहां लाखों नौकरियां जुड़ी हैं और जहां मार्केट एक्सेस मिलते ही एक्सपोर्ट में बड़ा जंप आता है। वहीं यूरोप के लिए भारत का बाजार ऑटोमोबाइल्स और प्रीमियम ड्रिंक्स जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अहम है, जिनमें टैरिफ कम हुए तो उनके बड़े ब्रांड्स को यहाँ लॉन्ग टर्म प्ले मिल सकता है। यहीं पर भारत को एक बैलेंसिंग एक्ट खेलना है। एक तरफ किसानों, डेयरी, छोटे मैन्युफैक्चरर्स की चिंता, दूसरी तरफ निवेश, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट ग्रोथ का प्रेशर। और यही वजह है कि दोनों साइड सेंसिटिव शब्दों को बार बार यूज कर रहे हैं। रिपब्लिक डे पर अर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट अंटोनियो कोस्टा दोनों चीफ गेस्ट होंगे और 27 जनवरी को 16वीं इंडिया ईयू समिट होगी। इतनी हाई लेवल डिप्लोमेसी बताती है कि ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक और बड़ा एंगल है चाइना का, जो इस पूरी कहानी का इनविजिबल थर्ड कैरेक्टर की तरह मौजूद है।
इंडियन इंडस्ट्री खासकर सोलर एनर्जी और क्लीन टेक जैसे सेक्टर्स में लंबे समय से चाइनीज प्रोडक्ट्स के लो प्राइस डंपिंग से हम लोग जूझ रहे हैं, जिससे डोमेस्टिक कंपनीज को स्केल अप करने में बहुत परेशानी आती है। दूसरी तरफ यूरोप भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए चाइना पर डिपेंडेंट होने से पूरी तरीके से डरता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की कई की कैटेगरीज में बीजिंग की डोमिनेंस उन्हें सप्लाई चेन रिस्क में डाल देती है। ऐसे में इंडिया EU FTA दोनों के लिए चीन से पार्शियल डी रिस्किंग का टूल बन सकता है और यूरोप को डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस मिलता है, भारत को हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और बड़े मार्केट का एक्सेस। यूएस फैक्टर भी इस डील की कहानी में साइड रोल नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सब प्लॉट है। हाल के समय में अमेरिका ने EU देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है, जो 10% से शुरू होकर 25% तक जा सकती है और इससे यूरोपियन इंडस्ट्री में काफ़ी बेचैनी बढ़ी है। इसके अलावा पिछले साल से कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी 50% तक ड्यूटी लगाने की बात ने भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए एक अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसकी वजह से ट्रेड पॉलिसी मेकर्स वैकल्पिक और ज़्यादा स्थिर पार्टनरशिप की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, जब EU चीफ दावोस में फेयर ट्रेड ओवर टैरिफ्स और पार्टनरशिप ओवर आइसोलेशन जैसी लाइंस बोलती हैं, तो ये सिर्फ कोई आइडियलिज्म नहीं बल्कि यूएस के टैरिफ थ्रेट मॉडल से अलग अपना विजन बेचने की कोशिश भी है। एक और एंगल जो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नैरेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इमेज का। डेकेड से भारत को एड टेकिंग, पॉलिसी लैगिंग देश की तरह देखे जाने के बाद अब आज का सीन ये है कि ग्लोबल मंच पर वही भारत ऐसी डील्स नेगोशिएट कर रहा है जिन्हें दूसरा पक्ष मदर ऑफ ऑल डील्स कहता है। जब एक यूरोपियन लीडर भारत को वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट डायनामिक कॉन्टिनेंट्स कहती है, तो ये लाइन सीधा भारत की सॉफ्ट पावर और सेल्फ इमेज को फीड करती है कि ये सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा सिविलाइजेशनल और इकोनॉमिक कॉन्टिनेंट टाइप इकाई है जो ग्लोबल पावर बैलेंस में अलग वजन के साथ आज खड़ा है। आने वाले महीनों में यही लाइन आपको सोशल मीडिया, राजनीतिक भाषणों और टीवी डिबेट्स में बार बार कोट होते दिखेगी, क्योंकि ये उस नैरेटिव को मजबूती देती है कि भारत अब रूल्स टेकर नहीं बल्कि रूल्स शेपर बन रहा है। फिर भी तस्वीर पूरी तरीके से रोजी नहीं है, कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। FTA के बाद यूरोपियन कंपनीज को अगर बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ मार्केट एक्सेस मिल गया तो लोकल प्लेयर्स खासकर MSMEs और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स पर कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ सकता है और जॉब्स पर इमीडिएट दबाव महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ अगर एनवायरमेंटल, लेबर और डिजिटल रूल्स बहुत सख्त रखे गए तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे शॉर्ट टर्म में उनकी कंपेटिटिवनेस हर्ट हो सकती है, खासकर उन सेक्टर्स में जहां मार्जिन्स पहले से पतले हैं। आखिर में कहानी एक सिंपल ट्रेड डील से तो कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये उस दुनिया की तस्वीर है जहां यूएस की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़, चाइना की ओवर डोमिनेंस और यूरोप की स्ट्रैटेजिक एंजाइटीज़ के बीच भारत अपने लिए एक नई, ज़्यादा ऊंची कुर्सी तैयार कर रहा है। अगर ये डील सच में रिपब्लिक डे के आसपास साइन हो जाती है तो एक तरफ राजपथ पर तिरंगा, दूसरी तरफ EU लीडर्स की मौजूदगी की तस्वीर होगी और फिर दस्तावेजों पर वो इंक जो भारत को सिर्फ इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट स्केल ग्रोथ हब की तरह फॉर्मली स्थापित करने की तरफ बड़ा कदम होगी। मदर ऑफ ऑल डील्स का टैग तो सही साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाले सालों के ट्रेड फिगर्स और जॉब नंबर्स ही बताएंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि डावोस के मंच से इंडिया को कॉन्टिनेंट कह देने वाली ये लाइन आने वाले समय में इंडिया की ग्लोबल कहानी का एक यादगार डायलॉग जरूर बन चुकी है। कॉन्टिनेंट कहना ज्योग्राफिकल रूप से तो गलत हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सही है। 1.4 अरब की आबादी, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक में बढ़ता स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब मिलकर इंडिया को एक कॉन्टिनेंट साइज्ड पावर बनाते हैं। जब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वैक्यूम क्रिएट कर रही है, तब यूरोप और इंडिया मिलकर वर्ल्ड फर्स्ट का अप्रोच अपना रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का नया इक्वेशन है जहां भारत आज सेंटर स्टेज पर है।